अभी हम लोग वर्ण प्रकरण के बाद जो दूसरा विषय वस्तु है सिलेबस के अनुसार, उसमें हम लोग को संधि पढ़ना है। संधि जो है क्लास पंचम से लेकर के 10वीं वर्ग के छात्रों के लिए अनिवार्य है और ये 5 नंबर का क्वेश्चन इस विषय से आता है। 9th और 10th के हाफ ईयरली फाइनल एग्जाम में भी और बोर्ड एग्जाम में भी संधि से प्रश्न आते हैं। तो अभी जो आप लोगों को पढ़ाया जाएगा संधि प्रकरण, यह संधि कक्षा 5वीं से लेकर कक्षा 10वीं तक के सभी छात्रों के लिए जो हिंदी ग्रामर पढ़ते हैं और संस्कृत ग्रामर पढ़ते हैं उन दोनों के लिए अनिवार्य है। अब हम लोग प्रस्थान करते हैं संधि की ओर। सबसे पहले हम जानेंगे कि संधि क्या है। तो बोर्ड पे लिखा हुआ है, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि का सम्यक अर्थ होता है मिलना, जुड़ना या जोड़ना, यानी कि दो अत्यंत जो समवर्ती वर्ण होते हैं उन वर्णों को यह जोड़ने का काम करता है, मिलाने का काम करता है, इसलिए इसका नाम पड़ा संधि। समान रूप से मिलना, सम्यक धी इति संधि, यानी कि सम जोड़ धी। यदि हम संधि का भी विच्छेद करेंगे तो इसका विच्छेद हो जाएगा सम जोड़ धी, यानी कि जो सम्यक रूप से मिलाने का काम करता है उसे हम संधि कहते हैं। यानी कि दो वर्ण जब आपस में मिलेंगे और मिलने के बाद जब नया वर्ण बनाएंगे, नए वर्ण का जन्म देंगे, तो वह जो नया वर्ण होगा उसी को हम संधि कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे अ जोड़ अ, यहाँ पर अ जो है ह्रस्व वर्ण है और यह जो अ है यह भी ह्रस्व वर्ण है। इन दोनों ह्रस्व वर्णों के मिलने से आ दीर्घ वर्ण बना। उसी तरह से अ और ई को मिलने से ए बना, अ और उ को मिलने से ओ बना। इस प्रकार से दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हुआ, यानी कि ये दोनों वर्ण जब आपस में मिले तो मिलने के बाद जो तीसरे वर्ण का निर्माण किए उसे ही हम संधि कहते हैं, उसी को संधि के नाम से जाना जाता है। जैसे अब यहाँ पर हम शब्दों की संधि देखेंगे, जैसे हिमालय, और इसी में से यदि हम विसर्ग का लोप कर देंगे, विसर्ग को हटा देंगे तो यह हिंदी का वर्ड हो जाएगा हिमालय। और यदि हम हिमालय का उच्चारण करेंगे, विसर्ग के साथ इसका उच्चारण करेंगे तो यह संस्कृत का शब्द हो गया हिमालय। और यदि विसर्ग को हटा देंगे तो ये रहेगा हिमालय, जो हिंदी ग्रामर में है। यही अंतर होता है संस्कृत ग्रामर में और हिंदी ग्रामर में। अब यहाँ पर हिमालय को हम देखते हैं कि जब हम हिम का उच्चारण करेंगे तो हिम में जो अंतिम वर्ण है म का उच्चारण करेंगे तो उसमें अवर्ण का उच्चारण होगा। और यहाँ पर ऑलरेडी आलय में आ लिखा हुआ है, यानी कि हिम में जो अ है और यह जो आ है, इन दोनों वर्णों के मिलने से आ बना, इसलिए यह संधि हुआ। देवेंद्र में भी वही स्थिति है। देव जोड़ इंद्र, देव में अ है और इंद्र में ई है, अ और ई को मिलने से ए बना, तो यहाँ पर देवेंद्र शब्द सिद्ध होता है। तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हुआ उसे हम संधि कहेंगे। अब प्रश्न है कि संधि के कितने भेद हैं? तो संधि के 3 भेद है। 3 भेद बताया गया है, यानी कि 3 वर्गों में संधि को विभक्त किया गया है। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। अब हम लोग स्वर संधि के बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे कि स्वर संधि क्या है। जैसे वर्ण प्रकरण में आप लोग पढ़ चुके हैं पिछली कक्षा में कि स्वर वर्ण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती और उसका उच्चारण स्वतः हो जाता है। ठीक उसी प्रकार इसके भी नियम है। ये कहता है कि स्वर वर्ण के कारण स्वर वर्ण में जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। यानी कि जब भी स्वर संधि के पद आएंगे, जब भी स्वर संधि के शब्द आएंगे, तो उसमें जब प्रथम पद होगा और जो दूसरा पद होगा तो उसमें केवल स्वर वर्ण ही आएंगे, उसमें कोई अन्य वर्ण का आगमन नहीं होगा। इसलिए इसको हम पहचानेंगे कि यह स्वर संधि है। जैसे
महेंद्र शब्द है, महेंद्र शब्द का हम संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा महाजोर इंद्र, और इसी को हिंदी में हम करेंगे तो महेंद्र हो जाएगा महाजोर इंद्र महेंद्र। यानी कि महा का उच्चारण करेंगे तो आ का उच्चारण होगा प्रथम पद में, और इंद्र का उच्चारण करेंगे या इंद्र का उच्चारण करेंगे तो हरस्व ई का उच्चारण होगा। यानी कि आ और हरस्व ई इन दोनों के संयोग से जो नया वर्ण बनेगा वह ए बनेगा, और इस प्रकार इन शब्दों को सिद्ध करेगा यह महेंद्र बन गया। उसी तरह से सूर्योदय, सूर्य जोर उदय, सूर्य में अ है और उदय में उ है। और यदि हिंदी में देखेंगे तो सूर्योदय विसर्ग का लोप कर देंगे तो यह हिंदी का शब्द हो गया सूर्य जोर उदय सूर्योदय। इस प्रकार अ और उ को मिलने से उ वर्ण बना जो स्वर संधि का द्योतक है। चलिए हम लोग पढ़ रहे थे स्वर संधि के बारे में। अब आगे स्वर संधि को 5 वर्गों में विभक्त किया गया है, यानी कि स्वर संधि के 5 भेद है जो हिंदी व्याकरण में भी है और संस्कृत व्याकरण में भी है, कक्षा 5वीं से लेकर 10वीं तक के सभी बच्चों के लिए। तो स्वर संधि के 5 भेद है। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है यन संधि, चौथा है वृद्धि संधि और पांचवा है अयादि संधि। अब सबसे पहला है दीर्घ संधि। इसके लिए संस्कृत में सूत्र आया है अकः सवर्णे दीर्घ, यानी कि जब दो वर्ण अत्यंत समीपवर्ती समान स्वर आपस में मिलते हैं तो मिल करके तीसरे नए दीर्घ वर्ण का निर्माण करते हैं, जिसे हम दीर्घ स्वर संधि की संज्ञा देते हैं। यह कहता है कि यदि अ या आ वर्ण के बाद अ या आ वर्ण आए तो आ बनता है, अ के बाद यदि आ होगा या आ के बाद यदि अ होगा या दोनों आ होगा उस परिस्थिति में भी आ ही बनेगा। फिर कहता है कि यदि ह्रस्व ई या दीर्घ ई के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई आए तो दीर्घ ई बनता है, यदि ह्रस्व उ या दीर्घ उ के बाद ह्रस्व उ या दीर्घ उ आए तो दीर्घ उ बनता है। इस प्रकार से ये दीर्घ वर्ण निर्मित होते हैं। एग्जाम्पल के लिए देवात्मा, तो देवात्मा का विच्छेद करेंगे तो देव जोर आत्मा, और यहाँ पर देव में जब उच्चारण करेंगे व का तो व में अ का उच्चारण होगा और आत्मा में आ का उच्चारण होगा, यानी कि अ और आ की संधि हो गई। अ और आ की संधि हुई तो आ वर्ण का निर्माण हुआ। यह जो आ है यह दीर्घ वर्ण का द्योतक है, इसलिए इसे हम दीर्घ स्वर संधि कहेंगे। कविसा की भी वही स्थिति है। कवि में ह्रस्व ई की मात्रा है और ईसा में दीर्घ ई की मात्रा है। ह्रस्व ई और दीर्घ ई को यदि सम्यक रूप से मिला दिया गया, जोड़ दिया गया तो दीर्घ ई का निर्माण हुआ, जिसे हम दीर्घ स्वर संधि कहेंगे। वधुत्सव, इसमें हम यदि विसर्ग को हटा देंगे तो वधुत्सव हो जाएगा, जो हिंदी का हो जाएगा। वधु जोर उत्सव, वधु में दीर्घ उ की मात्रा है और उत्सव में ह्रस्व उ की मात्रा है। ह्रस्व और दीर्घ या ह्रस्व के संयोग से दीर्घ उ का निर्माण हुआ, जिसे हम दीर्घ स्वर संधि की संज्ञा देंगे। अब देखें यहाँ पर जैसे अ है और अ है, इन दोनों को मिलाएंगे तो आ होगा, और यदि अ और आ को मिलाएंगे तो भी आ होगा, और यदि आ जोर अ को मिलाएंगे तो भी आ होगा, और यदि दोनों दीर्घ होगा आ और आ तो भी आ होगा। यही तीनों में अ में भी और ई की मात्रा में भी और उ की मात्रा में भी सम्यक रूप से इन सूत्रों का संबंध रहता है, इसलिए इसे हम दीर्घ स्वर संधि की संज्ञा देते हैं। तो आज इतना ही, फिर अगली कक्षा में हम लोग मिलेंगे।